23-24 यानी का 2024 का हमारा जो मॉडल पेपर केमिस्ट्री का है वो लेके आए हैं। यूपी बोर्ड ने ये अभी जारी किया है, तो इसको देखकर चलेंगे कि इससे हमको ये भी अंदाज़ा मिलेगा कि हमारी आने वाली परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या लेवल रहेगा। तो आज हम आपको कराएंगे मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा इशू किया गया है। इसमें बताया गया है, ये देखिएगा, सबसे पहले केमिस्ट्री का है, कक्षा 12 का, कितने नंबर का रहेगा, 70 नंबर का रहेगा और इसका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। तो आपको ये पढ़ लेने चाहिए। क्या लिखा है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। वो तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन पता होंगे, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या रहता है। ठीक है, कि उसके बाद अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी का OMR सीट नहीं मिलेगी, हमको उत्तर किस में लिखना पड़ेगा, हमको उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन विलियन पार्ट से आता है, जो आप देखिएगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरीके से। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। पहला ही क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जल विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन है। कितनी प्रोटीन है, 1.25 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणा 10 की, बेटा हो सकता है यहाँ पर कोई भी घात लिखी हो, वो अभी हम क्रॉस चेक कर लेंगे, है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आया था, 1 नंबर में आया था। तो इसके लिए मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए मैं आपको बता दें, इसके लिए आपको पहले कुछ थ्योरी पता होनी चाहिए कि इसमें किस तरीके का कौन सा कंसेप्ट लगता है। अगर आपको पता हो तो मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है तो इस तरीके से आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला पढ़ा होगा पाई इक्वल टू N/V/RT, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ से हो गया पाई इक्वल टू N/V/RT। अगर N यहाँ पर क्या होते हैं, मोल्स होते हैं, तो अगर आप चाहें तो मोल्स को ऐसे लिख सकते थे पाई W/M और RT, और अपॉन में बेटा क्या चल रहा है, B चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, पाई इक्वल टू WRT/MB, और ये B किस में है, हमारा ये लीटर में है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से, क्योंकि मुझे मोलर द्रव्यमान निकालना था प्रोटीन का, तो अगर यहाँ से देखें तो मोलर का प्रोटीन निकालने, तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी, M इक्वल टू कितना आया, M इक्वल टू WRT/V5, और V किस में है, लीटर में। तो हमारा द्रव्यमान का डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला बन गया, MWRT/V, और V किस में, लीटर में, अपॉन पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से क्या क्या दिया गया है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन साथ में लेके आए हैं। सबसे पहले हमने आपको ये समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पाई इक्वल टू N/V/RT, और V को मोल्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, W/M, तो W/M करके इसमें कन्वर्ट कर लिया। हमको निकालना M था, तो फिर M में M को इधर लेके गए, पाई इधर आ गया, तो इस तरीके से किया, तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो देखिए परासरण दाब को किस तरीके से लिखते हैं। तो परासरण दाब हमारा क्या होता है, परासरण दाब को हम लिखते हैं पाई से। तो हमने इसको लिखा पाई इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻³ बार। मैंने कहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ घात में लिखा होगा, तो घात में ये लिखा है। अब देखिए बेटा, इसमें W1 W2 से बात की गई है, तो यहाँ पर देखें तो कितना दिया गया था, ये हमको दिया गया था W2, यानी का ये W1 होता है, ये W2 होता है, तो इसमें से दिया गया था 1.26। उसके बाद वॉल्यूम हमको दिया था सेंटीमीटर क्यूब में, यानी का 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। इसको कन्वर्ट किस में किया, लीटर में। तो जब लीटर में किया तो इसमें भाग लगाया 1000 का, तो इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमको टेम्परेचर कितना दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपने लिख लिया गया होगा, मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाता चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले स्लाइड बनाई, क्योंकि बोर्ड की उचित व्यवस्था ना होने के कारण मुझे लगा कि मैं आपको उचित स्लाइड के रूप में अगर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, इसलिए 2.57 इंटू 10⁻³ W2 यानी का कितना द्रव्यमान दिया है, 1.26। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में
1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो यानी का तो इसको किससे लिखा, W2 से लिखते हैं। कितने में बिलियन में बात कर रहा था, जलीय विलयन में 200 सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट किस में किया, लीटर में किया। उसके बाद बात आती है तापमान की। अगर आप तापमान देखें तो तापमान हमको कितना दिया है, केल्विन में ही दिया है, वो भी कितना दिया है, 300 केल्विन दिया है। उसके बाद बेटा देखें, ध्यान से देखें तो हमें इसमें R जो कि गैस कांस्टेंट होता है, यानी का गैस नियतांक जो होता है उसकी वैल्यू दी है। R हमको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए, R इक्वल टू 0.083। तो यहाँ से अभी जो मैं यहाँ से एक संबंध निकल के आया था, M इक्वल टू WRT अपॉन V पाई, तो उसी तरीके से यहाँ से ये निकल आया M2 W2RT अपॉन पाई V। यहाँ से प्रत्येक वैल्यू को पुट किया, M2 W की वैल्यू दी थी 1.26 इंटू 10 की पावर -3 और ये दी थी 0.8, यानी का इन सब की जो हमने ऊपर वैल्यू रखी हैं वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। बाकी बेटा कैलकुलेशन रह जाती है। हो सकता है कैलकुलेशन अगर गलत भी हो तो थोड़ा PDF जल्दी बनाने के चक्कर में हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो, वरना आप कैलकुलेशन चेक करिए। तो इसका मेन कंसेप्ट ये कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अप्रॉक्स में आंसर ये आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार पुनः प्रयास करिएगा कि समझ में आए। उससे पहले अगर नहीं आया तो आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, आप इसको छोड़कर आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तत्व की मूल अवस्थाओं के नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। यानी का बेटा अगर आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व बोलें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी कहाँ होती है। तो अगर हम आपसे बात करें तो स्थायी होने से तात्पर्य है, हम जानते हैं कि डी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। ये स्थायी अपने जब अर्ध भरी होती है यानी कि आधी भरी होती है। तो ध्यान से देखें तो आधी वाला ऑप्शन ये है 3D5, क्योंकि टोटल डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो आधी वाली जो होती है अर्ध सेल जो भरी होती है वो स्थायी ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3D5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारा एक यौगिक दिया है और उस यौगिक में लिखा है NH3 का होल 6। बेटा यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप इसको सुधारेंगे। PDF से पूरा बनाया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, आप थोड़ा सहयोग करें और आप साथ के साथ लिखते चलें। यानी का ये लिखा है CONH3 का होल 6 और Cl2, पूरा ये लिखा है। आप ध्यान से देखें क्या लिखा है, NH3 का होल 6 और क्या लिखा है, Cl2। और फिर उसके बाद कहता है कि कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो इसमें से हमको ये बताना पड़ेगा कि इससे कितने आयन उत्पन्न होंगे। बात समझ में आती है मैंने क्या बोला, हमको ये बताना है कि इसके थ्रू से इसमें कितने आयन डेवलपमेंट होंगे। तो इसमें कितने, तो जो लिखा क्या था, पूरे कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें लिखा था NH3 का होल 6 और Cl2। तो अगर इसको आयनों में तोड़ो तो जब ये आयनों में टूटेगा तो ये हो जाएगा CONH3 का होल 6 और यहाँ पर ऊपर आएगा प्लस का 2 आएगा। और ये किस में टूटेगा, 2Cl, ये टूटेगा 2Cl माइनस में। तो यानी का एक ये रहा आयन और 2 ये रहे आयन, तो 2 आयन ये और 1 आयन वो, तो टोटल आयन कितने हो गए, 3। तो कितने आयनों में टूटेगा, 3 आयन में टूटेगा। बात क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था CONH3 का होल 6 Cl2 विलयन के कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो कितने होंगे, 3 आयन उत्पन्न होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। तो हमको इसमें से ये बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बढ़ता क्रम में लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देगा, इस क्रियात्मक समूह को देखें तो इस क्रियात्मक समूह से समझ में आता है कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एल्कोहल है, और ये क्या है, ये हमारा ईथर है, और ये देखें तो हाइड्रोकार्बन है यानी का ईथेन है। अगर इस तरीके से दिया गया है तो आपको हम बता दें ये हाइड्रोकार्बन का है, इसका तो सबसे कम होता है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन में याद करने वाली बात नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट को समझ कर चलें। तो ईथेन वाले यानी का जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, तो ये तो जिस जिस ऑप्शन में ये ज़्यादा दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं लगा है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो इस तरीके जिसमें ये ज़्यादा दिया गया है वो तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। यानी का इसमें भी हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा दिखा रहा है, इथेन का इसका भी ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये तो होंगे नहीं, दो ऑप्शन तो चले ही गए। उसके बाद नेक्स्ट यानी का फिर देखें, अगर हम लोग इसको देखें, ये एल्कोहल है और इसको देखें तो ये ईथर है। ईथर कैसे पहचाने, ROR लिखा हुआ है, यानी का ईथर और एल्कोहल से अगर तुलना करें तो ये बात आप भी जानते हो कि इसमें एल्कोहल के अंदर हमारा जो एल्कोहल दिया है उसके अंदर हाइड्रोजन बंध बनता है, यानी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो एक दूसरे को कस के जकड़ लेंगे। तो यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है कि हाइड्रोजन बंध होने के कारण ईथर और एल्कोहल में से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका हो गया, एल्कोहल का हो गया। इसका मतलब ये है कि एल्कोहल उससे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो सही क्रम ये है कि सबसे पहले ये, उसके बाद ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड और इसके बाद एल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। बेटा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, और अगर वही कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही हो तो कहीं ना कहीं थ्योरी में होगी, तो आप उस चीज़ को देखिएगा। प्रीवियस वीडियो हमने आपको डाल दी हैं, उन वीडियो में अगर कोई दिक्कत होती हो, अगर आपके सिलेबस आपके स्कूल में अगर कुछ रह गया है, क्योंकि प्री बोर्ड चल रहे हैं या फिर होने वाला होगा केमिस्ट्री का पेपर, तो यही बोर्ड का एक सैंपल है, आप इसको कर कर पेपर में जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला कहता है ग्लाइवलियन थेलियम थेमाइड सेंसलेशर से बनता है। बेटा एमीन वाले चैप्टर में ये आपने पढ़ा होगा, तो बेंजीन रिंग टाइप में बहुत सारे थे, जब आपने पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता था, तो वहाँ से बनता था प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनती थी। ठीक है, ये रिएक्शन या तो हमने प्ले लिस्ट में करा दी, अगर नहीं कराई है तो आने वाले समय में इसको करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माल्टोज बना होता है, आपने ग्लूकोज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, माल्टोज, सुक्रोज, फैक्टोज ये सब आए होंगे, और इसके लिए आपको याद भी करना पड़ता है कि माल्टोज किससे बना होता है। तो जो माल्टोज होता है वो 2 अणु ग्लूकोज से बना है, या फिर 2 अणु फैक्टोज से बना है, या फिर ग्लूकोज और फैक्टोज से बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2 अणु ग्लूकोज से माल्टोज बना हुआ है। पेपर में जाने से पहले एक बार इसकी चक्रीय जो जिस तरीके से ग्लूकोज की संरचना है, फैक्टोज की संरचना है, या फिर ग्लूकोसाइडेज जो लिंकेज है, यानी का जो बंध है आपस में, आबंध बोलते हैं जिनको, वो सब पेप्टाइड वगैरह सब कंप्लीट करके जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर प्राथमिक अमीन एफिलिक होता है, और इसका हो जाता है कि माल्टोज बना होता है, किसका बना होता है, 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है। क्लियर है, आप उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आए होंगे। आपके ये चारों के चारों MCQ यहाँ से होते हैं, आप देख लीजिए। PDF फॉर्मेट में लेके आए, हो सकता था काफ़ी लोगों का था कि सर PDF से समझाइए, समय उतना नहीं है, तो उस तरीके से मैं आपको PDF से समझा रहा हूँ। उसका आंसर लिखे सॉल्यूशन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि समय कम है, आप यहाँ से समझ सकें कि आखिरकार एक्सप्लेनेशन ये कि क्या रहा क्या नहीं रहा। क्लियर है, तो अब हमारे जो 5 क्वेश्चन थे MCQ वाले, वो पहला वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो अब 2 नंबर के स्टार्ट होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन दूसरे का खंड वाला हमसे कहता है वॉन हॉफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यह अर्धसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। अगर आपको पता हो आई वाला, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आई को सबसे पहले मैं आपको बता दें, वॉन हॉफ गुणांक जो है उसको किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। और क्या लिखा हुआ है आप समझिएगा, सम अणुक सांद्रण वाले विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनपघट्य राल्ट पदार्थों के विलयनों की तुलना करने से यह ज्ञात होता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म विद्युत अनपघट्य पदार्थों के विलयनों की अपेक्षा अधिक होते हैं। इस दशा में अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान व सामान्य मान के अनुपात को वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई होगी, आप समझिएगा। सबसे पहले इसमें कुछ टर्मों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे इसमें बोला है सम अणुक सांद्रण वाले, यानी का जिसमें कोई भी ऐसा सांद्रण ले रहे हैं जिसमें सम अणुक हो, और वो कैसे हों, जिसमें से कुछ हमारे विद्युत अपघट्य हैं और कुछ विद्युत अपघट्य हैं। राल्स के जो पदार्थ थे उनकी तुलना ज्ञात करने, मतलब कि उनकी तुलना करने पर हमको क्या ज्ञात हुआ, हमको ये ज्ञात हुआ कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के जो
संख गुण धर्म है वो विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के विलयन की अपेक्षा कैसे हैं, ज्यादा हैं। बात समझ में आती है? यानी का ऐसे समझ के चलो, हमारे पास दो थे, एक था विद्युत अपघट्य और एक था विद्युत अनअपघट्य। तो विद्युत अनअपघट्य पदार्थों की विलयनों की अपेक्षा विद्युत अपघट्य वाले कैसे हैं, ज्यादा हैं। इस दशा में अर्थसंख गुण धर्म को असामान्य मान व सामान्य मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। अगर आपको पता हो तो आपने इसका लिखा होगा, जो एक फॉर्मूला लिखते थे वो फॉर्मूला होता था I इक्वल टू वियोजन या संगुणन से पहले के कण बट्टे वियोजन या संगुणन बाद के कण के। एक फॉर्मूला आपने लिखा होगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा होगा, वो आप देख लीजिए। और नहीं तो 2 नंबर में आपके लिए इतना काफ़ी है। वॉन हॉफ आई से निरूपित किया जाता है, जिसमें समूढ़ संतरण वाले विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनअपघट्य रास के विलयनों की तुलना करने से यह ज्ञात होता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों के अर्थसंख्य गुण धर्म विद्युत अनअपघट्य पदार्थों की तुलना की अपेक्षा अधिक होते हैं। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमारे पास पर्याप्त समय है, आप इस समय का भी विशेष ध्यान रखें। और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो ये वाला सैंपल पेपर तो ज़रूर याद करके जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, जहाँ कहीं भी कोई भी रिलेटिव अगर कोई 12th क्लास में या फिर किसी में हो, CBSE या यूपी बोर्ड, उस तक ये चैनल जरूर पहुंचाएं और आगे से आगे इसको बढ़ाते चलें। हमसे जितना प्रयास रहेगा हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आपको अगर कहीं भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रैक्टिकल लिखने में या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमको बताते रहिएगा। हम पोस्ट भी करते हैं कुछ क्वेश्चनों के, आप भरपूर सहयोग करिएगा, वहाँ से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी का दूसरा वाला कि अंतरकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं। यानी का पहले मैं आपको ये बता दें कि जो अंतरकाशी यौगिक हैं वो क्या हैं। पहले एक बात समझने का प्रयास आप करें, यानी का अंतरकाशी यौगिक, पहले तो इस चीज़ का मतलब समझें। ये है कि ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ में से कोई अगर जगह रह जाती है तो उस जगह को भरना हमारा जो है, जैसे अपनी कोई भी दीवार है और दीवार पर ईंटें हैं, तो ईंटें जो दीवार पर लगी होती हैं, जिस पर तब तक प्लास्टर ना किया जाए तब तक उसके कहीं ना कहीं उसके पास ऐसी छिड़ियाँ सी रह जाती हैं, यानी का जगह खाली रह जाती है, जिससे क्या है वो भर जाती है। तो उसको जो जगह खाली होती है, रिक्तियाँ होती हैं, तो इसमें कोई छोटे छोटे कण ही तो जा सकते हैं। अब आप सोचो इसमें पत्थर चले जाए, ऐसा तो जाएगा नहीं, छोटे छोटे कण जा सकते हैं। तो वही से कहीं ना कहीं इसी प्रकार इसका संबंध है। वो कैसे है जरा समझेंगे तो वो इस तरीके से हो जाता है बेटा। उसमें लिखा हुआ है कि वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक में, यानी का कोई भी चीज़ जिस चीज़ से बनी हुई है, क्रिस्टलीय जालक में अंतरकाशी स्थलों के छोटे आकार वाले परमाणु अध्यसित कर लेते हैं, यानी का उसमें धस जाते हैं। किसमें? जिनके क्रिस्टल जालक है, यानी का कोई भी चीज़ बनी हुई है, तो कोई चीज़ जब बनी हुई है तो उसमें जगह खाली मिलेगी, तो कोई ना कोई उस आकार का, यानी का छोटे आकार का उसमें धस जाएगा, अंतःकाशी यौगिक कहलाते हैं। बात समझ में आती है? वे यौगिक जिनके क्रिस्टलीय जालक में अंतरकाशी स्थलों के छोटे आकार वाले परमाणु अध्यसित कर लेते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहलाते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे बात इसमें ये कही थी कि संक्रमण धातु के लिए भली बात इसे किस प्रकार ज्ञात की क्यों है, तो इसमें है अंतरकाशी यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात होते हैं क्योंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालकों की उपस्थिति रिक्तियों में छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन सरलता से ट्रिप्ट हो जाते हैं, यानी का ट्रिप्ट का मतलब होता है बेटा उस चीज में धस जाते हैं, यानी का संपार्षित हो जाते हैं। बात क्लियर आती है? आप ऐसे समझ के चलिए कि कोई भी जगह खाली रह जाती है तो उस जगह में कुछ छोटे तत्व ऐसे होते हैं जो जाके वहां धस जाते हैं। तो और ये गुण किस में पाया जाता है? संक्रमण धातुओं में ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए हमसे ये था। तो इस तरीके से हमारे ये 2 नंबर भी पक्के होते हैं। अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो अब समय बहुत कम है, आप इन क्वेश्चनों को निरंतर लिखिएगा और प्रयास करिएगा कि ये क्वेश्चन
कि अब आपकी नोटबुक पे अच्छे से लिखा हो और अच्छे से इतना ही कर लीजिए, बहुत है। मैंने जितने भी 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई हैं, जितने भी वीडियो हैं, आप इतना कर लीजिए, आपके अच्छे नंबर आने के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो इतना ही नहीं बोलूँगा मैं, अगर उसके साथ साथ आप ज़्यादा कर लेते हैं तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी देखिएगा 2 नंबर में है, आपने ये श्रेणी भी पढ़ी होगी। इसमें लिखा है स्पेक्ट्रोमी रासायनिक श्रेणी क्या है। अब ये श्रेणी वो श्रेणी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये श्रेणी तीसरे चैप्टर, जो हमारा दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन वाला, ये उस वाली श्रेणी से नहीं आई है। ये हमारी आई है जो आपने लिगेंड्स वगैरह पढ़े होंगे, आपको दिख रहा होगा कि यदि किसको कहते हैं स्टेरियोकेमिकल श्रेणी। तो इसमें लिखा है यदि लिगेंड्स को क्षेत्र क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आती है। तो किसको कहते हैं, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा। यदि लिगेंडों के क्षेत्र क्षमता, यानी का लिगेंड्सों की क्षेत्र क्षमता होती थी। कौन लिगेंड्स हमने 2 प्रकार के भी पढ़े थे। हालांकि लिगेंड्स को आवेशों के आधार पर देखा था, तो धनावेश और हमारा ऋणावेश और दासी लिगेंड्स थे। और इसी तरीके से कोई दुर्बल लिगेंड्स थे, कुछ प्रबल लिगेंड्स थे। चाहे हमने बीबीटी पढ़ी हो या सीएफटी पढ़ी हो, तो वहाँ पर भी किस तरीके से देखा था, युग्मित करते हैं नहीं करते हैं। तो उसी क्रम में जो चीज़ व्यवस्थित क्रम में लगी होती है, इस श्रेणी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और कुछ हालांकि नंबर अच्छे लेने के लिए हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं। आप देखिएगा किस तरीके से, जैसे IBr SCN C H2 नेगेटिव O नेगेटिव, और फिर ये C2O2 नेगेटिव H2O नेगेटिव 4,2 नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर H2O NC। इस तरीके से इतनी श्रेणी याद कर लेंगे। अगर आप इतनी पेपर में लिख के आते हैं तो आपके नंबर पूरे के पूरे आते हैं यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन में। बात समझते हैं। यानी का लिगेंड्स की क्षेत्र क्षमता से मतलब ये होता है कि ये लिगेंड्स कौन प्रबल हैं और कौन दुर्बल हैं। अगर दुर्बल वाले हैं तो वो हमको पता है, और अगर आपको बेटा बीबीटी नहीं आती, सीएफटी नहीं आती, तो एक बार वीडियो में चेक करके ये जरूर करके जाएं। एक कॉपी पर अवश्य लिखें, और लिखने के साथ साथ डेली कंटिन्यू उसको याद करते रहें, तो अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। अन्यथा कोई फायदा होने वाला नहीं है किसी प्रकार से, कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, और अंततः जाएंगे और पेपर देके चले आएंगे। नंबर जितने आएंगे उतने ही आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का है। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। हमसे ये पूछा गया है कि ये परिवर्तन किस तरीके से किए जाएंगे। तो पहला क्या लिखा है, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। अब क्लोरोएथेन से ब्यूटेन किस तरीके से बनाया जाता है, सॉल्यूशन तो आप बाद में देखिएगा। पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो आप मुझे बताइए कि क्लोरोएथेन यानी का क्लोरोएथेन का मतलब ये है कि CH3Cl, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोएथेन से हमको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। तो बेटा अच्छा क्लोरो दिया गया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं CH2Cl, ठीक है। अगर हमको क्या बनाना है, ब्यूटेन। अब बात समझिएगा, हमको एथेन यानी का 2 कार्बन दिए हैं, और 2 कार्बन से कितने कार्बन बनवा रहा है, 4 बनवा रहा है। तो आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वुड्स अभिक्रिया है। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता था, वुड्स अभिक्रिया में ये भी 2 लेते थे और 2 Na भी लेते थे, और इसका लिखने का क्रम बदल दिया था। इसका लिखने का क्रम होता था, कहा था कि इस तरीके से याद रखोगे तो आसान रहेगी। नाम वाली जो अभिक्रियाएं कराई हैं तो वहाँ से भी आपने लिखा होगा Cl+2Na, ठीक। और ये एक बार लिख के कहा था कि एक बार लिख लेना और उसके बाद दोबारा से इस चीज़ को उल्टा करके, यानी कि यहाँ से पीछे से लिखो Cl, और फिर क्या बोला था CH2 और CH3। उसके बाद बेटा यहाँ से Cl यानी कि ये बाहर निकाल देंगे। तो ध्यान से देखो तो क्या बना, तो यहाँ से बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये तो भारी निकल गया ये वाला पोर्शन पूरा, तो यहाँ से लिखेंगे CH2 CH3। तो देखो कितने कार्बन हो गए कि 4 की नहीं, 4 हो गए, और +2NaCl। बात क्लियर है यहाँ तक।
तो इस तरीके से हमारा ये हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बन गया। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में यही दिया गया है, इस तरीके से CH3CH2Cl प्लस 2Na और फिर Cl ये उल्टा करके लिखा और यहाँ से इस चीज़ को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दोगे तो ये वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बन जाता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कहा था कि एनिलीन, तो एनिलीन तो आप सब लोग जानते होंगे कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, एनिलीन में NH2 लगा होता है। क्या लगा होता है? NH2। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, उससे हमको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनानी है। तो क्लोरोबेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, क्लोरोबेंजीन, यानी का क्या लगा दूं, Cl लगा दूं, तो हमारा हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो क्या करें कि इससे ये बन जाए, सोचो, अगर कोई आइडिया है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो किस तरीके से ये अभिक्रिया पूरी होगी, ये आपने लिख ली है। अगर आपने लिख ली है तो हम इसे अरेज कर रहे हैं, आप देखिएगा। अब हमसे पूछा गया था इसमें कि एनिलीन से किस तरीके से क्लोरोबेंजीन बनाई जाए। तो एनिलीन हम अगर देखें तो हमारी एनिलीन क्या होती है कि बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है, उसकी अभिक्रिया एक आपने पढ़ी होगी, नाम वाली अभिक्रिया में भी बताई है, और नहीं तो एक और हमने लिखाई है डायजोनीकरण अभिक्रिया, जो कराई जाती है NaNO2 प्लस HCl। अगर ये अभिक्रिया आपने की होगी तो यहाँ से एक उत्पाद बनता है जो बनता है डायजोनियम लवण, यानी का बेंजीन के ऊपर लग जाता है N2Cl। जब आपका N2Cl इसके ऊपर लग जाए तो ये बेंजीन थी, बेंजीन के ऊपर N2Cl लग जाए, अगर इसकी अभिक्रिया आप दोबारा से CuCl के साथ करा दें तो उसके ऊपर बेंजीन के ऊपर लग जाता है Cl। बात क्लियर हो रही है? अगर नहीं तो दोबारा से देखिए, हमने क्या किया कि पहले तो डायजोनियम लवण बनाया, और डायजोनियम लवण तक तो कहानी ये डायजोनीकरण वाली अभिक्रिया आपको आती होगी। जब ये हमारा डायजोनियम लवण बन गया, इस डायजोनियम लवण को हमने इसकी रिएक्शन CuCl से दोबारा से करा दी, तो इसके ऊपर क्या बन जाता, क्या लग जाता है, बेंजीन के ऊपर Cl लग जाता है। तो हमारा उद्देश्य भी यही था कि किस तरीके से हमको ये बनानी थी। तो इस तरीके से हमारी बन गई एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले डायजोनियम लवण बनाया, उसके बाद CuCl2 के इसके साथ अभिक्रिया करा दी, तो इस तरीके से ये बन जाती है। अगर आप सॉल्यूशन देखें तो देखिएगा, ये इस तरीके से बेंजीन बन नहीं पा रही थी PDF फॉर्मेट में, तो हमने इस तरीके से बनाई। तो सबसे पहले C6H5 मतलब कि बेंजीन के ऊपर रिंग है, बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो यहाँ से ये आया, तो यहाँ पर ये बनाया तो N2Cl आया, डायजोनियम लवण बना, फिर CuCl2 के साथ रिएक्शन कराई तो क्लोरोबेंजीन बनी। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। केमिस्ट्री है, आराम से करते रहिएगा, धीमे धीमे करिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। देखिएगा आराम से, एक बार समझ में नहीं आए बार बार देखिएगा। हो सकता है कि अगर आपने ये तैयार कर लिए, अगर किस्मत ने साथ दिया, सबका साथ रहा, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएं। सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप हमारी वीडियो पूरी देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने जितने भी 12th क्लास की वीडियो कराई हैं वो भी कहीं ना कहीं सारी विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट